स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में कई बार मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ, सारे बार हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी-कभी ये पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि यदि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो माइल्ड टू मॉडरेट रिलीफ मिल रहा है और पेशेंट के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतना धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट के बाद हम इसे कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट को या ड्रॉप कर दें। कुछ लोग ड्रॉप कर लेते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह के एक पेशेंट है जिनकी टेस्टिमनी के साथ मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ। ब्रजेश बाबू बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और ये मेरे पास 26 ऑफ द अगस्त 2024 को आए थे और आज की डेट में 2 नवंबर 25 है, यानी कि मोर देन 14-15 मंथ हो गए जब से ये हमारे पास ट्रीटमेंट में है। आराम था, थोड़ा-थोड़ा आराम मिलता रहता था, लेकिन धीरे-धीरे करके मतलब उस आराम से रियल मायने में बताऊँ, मैं भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट या सैटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगता था ऐसी कंडीशन में हमें और ज़्यादा आराम की ज़रूरत है या फिर इनको और ज़्यादा आराम मिलना चाहिए। पिछले 3 महीनों में वो दिन आया जिस समय इनको मैसिव इम्प्रूवमेंट मिला और हम लोग अचानक 1409 को जो मैंने इनकी रिपोर्ट करवाई, उसमें जो यूरिन फ्लो 5.48 था, उसके बाद 2809 में वो 8.64 हो गया और आज 1910 में यानी 19 अक्टूबर को जो इन्होंने अपडेट किया, उसमें 9.54 हो गया। ठीक है भाई। जब भी मैं फॉलो अप करता हूँ तो पेशेंट से 2 चार्ट ज़रूर अपडेट करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, इस रिपोर्ट्स को भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ओवरऑल सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या है, आज की डेट में आप अपनी बीमारी की रिकवरी के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको मन मुताबिक ना मिल रहा हो। लेकिन डैम श्योर है यदि पैथोलॉजी रिवर्ट बैक नहीं हो रही है या फिर पैथोलॉजी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है, तो यूरिन फ्लो एवरेज जो होगा वो और ग्रेजुअली घटता चला जाएगा। यानी कि ट्रीटमेंट के 2 एस्पेक्ट या 2 रिजल्ट। पहला रिजल्ट ये है कि यूरिन के फ्लो में कोई चेंज नहीं आ रहा, ग्रेजुअली डाउन हो रहा, मतलब केस हमारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे समय में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें मरीज को ओआईयू के लिए सजेशन दे देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि भाई अगली बार जब आप आना ओआईयू के बाद तो फिर बात करेंगे इसके बारे में कि दोबारा होने से कैसे रोका जाए। और दूसरे केस से जिसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ रहा है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट में भी समझना पड़ता है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट उससे स्लो। ये जो उससे स्लो हो रहा है तो भी वेट एंड वॉच किया जा सकता है हो रहा है ना। दैट्स मीन थोड़े धीरे धीरे करके नली जो हो रही है थोड़ी सी खुल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा क्लियर हो रहा है। लेकिन यदि ग्रेजुअल यूरिन फ्लो में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ भाई मरीज का जो केस है बहुत सही तरीके से चल रहा है। यदि पेशेंट अपने एंड से सेटिस्फाइड नहीं है तो समझाना पड़ता है भाई देखिए 0.1 टू 0.2 ml पर सेकेंड का यदि चेंज आ रहा है ये नॉर्मल सी बात है, हम इतना यदि चलता है तो भी उसे कंटिन्यू करेंगे। 0.3 टू 0.4 ml पर सेकेंड का चेंज है और बड़ी बात है। कुछ पेशेंट में सेम ये एग्जांपल देके मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि यदि वास्तव में फ्लो में इस तरह के भी चेंजेस मैंने देखे हैं कि आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो तुरंत ना मिले, लेकिन एक समय आएगा जब मिल जाता है। ठीक है, और कई बार इसमें फ्लक्चुएशन भी होते हैं। सो दैट्स वाई मल्टीपल ऑफ द पेशेंट मल्टीपल ऑफ द तरीके से उनकी यूरिन की फ्लो हमारे सामने चार्ट के रूप में आती है और सब में हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है कि आखिर इससे हम क्या समझें। चलिए ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ब्रजेश बाबू से कॉल पे बात करते हैं और देखते हैं इस पैटर्न में वो क्या, क्योंकि आज की डेट में वो बिहार के इलेक्शन में बिजी हैं और दैट्स वाई उनका समय भी हमें किल नहीं करना चाहिए। इस चार्ट को ज़रूर मैं आपको शो करूँगा, इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और धीरे-धीरे करते-करते जो इनका 2 मिनट टाइम लगता था, फिर 1 मिनट टाइम लगता था और धीरे-धीरे करके हम सेकंड में ला पाए हैं इनको। नाउ वो डे कभी-कभी इनकी यूरिन जो है वो 430 ml 45 सेकंड में भी हो जा रही है, 450 ml 45 सेकंड में, लेकिन मॉर्निंग की यूरिन में भी दिक्कत आ रही है इनको। 1 लीटर के आसपास 1 मिनट 40 सेकंड तक जा रहा है। इसकी नहीं, ये जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बच्चे इसको ठीक करना और जो 9.53 पे अरेंज कर रहे हैं, ये जैसे-जैसे ये 12 या 12 प्लस में जाएँगे, तो हमें दवाइयों की कटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि दवाइयों की डोज़िंग को रिड्यूस डाउन करके वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अब हम अगली बात ब्रजेश बाबू से करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रजेश को कैसे-कैसे आराम मिला, उनकी भी कहानी को एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। हेलो। लग रहा है इलेक्शन की ड्यूटी में आप बिजी हैं। जी सर। चलिए केवल 2 मिनट का टाइम लूँगा मैं। तो जी सर बोलो। चार्ट में देख पा रहा हूँ बाबू, ये लास्ट महीना बहुत अच्छा रहा जिसमें हम लोग एवरेज यूरिन फ्लो 9.53 तक लाए हैं, ठीक ना। जी जी। अब हमें ये भी लग रहा होगा कि प्रेजेंट टाइम यदि आपसे पूछा जाए तो यूरिन करने में कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी। नहीं दिक्कत नहीं हो रही है, बस वही है ना कि ये बैक
कर रहा है थोड़ा सा हाँ, बहुत लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो, राइट अच्छा राइट साइड इसमें लेफ्ट लिखा हो, कोई बात नहीं। राइट साइड में आपके कमर में दर्द रह रहा है। अच्छा, राइट साइड के कमर दर्द के बारे में बताएं, ये सबसे ज़्यादा कब परेशान कर रहा है आपको? सर वो मतलब सबसे ज्यादा ये परेशान कर रहा है ये सुबह में दोपहर के बाद, मतलब सुबह से रहता है दोपहर तक, शाम यानी करीब 11-12 बजे तक। सवेरे जब आप सो के उठते हैं तब से लेके दोपहर के 11-12 बजे तक, ठीक है ना? जी जी और जब जी चलने फिरने लगते हैं, आप अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद ये कम हो जाता है, ठीक है? जी 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 कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए हम 3 डोज की एक दवा दे रहे हैं, उसी से आराम मिल जाएगा। एक छोटी सी बात और बताना, जब आप सवेरे सो के उठ रहे हो और पहली बार बिस्तर आप छोड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी कमर में अकड़न महसूस हो रही है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो आज की डेट में यूरिन की प्रॉब्लम सेकेंडरी हो गई है, यूरिन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, केवल कमर का दर्द है जो सवेरे से लेके दोपहर के 11-12 बजे तक परेशान कर रहा है, ठीक है? जी जी अच्छा, विजय, एक छोटी सी चीज़ और जानना चाहूँगा। हम लोगों ने 26 सितंबर से इलाज शुरू किया था बेटा, और 26 सितंबर से लेके यदि सही मायने माना जाए तो 26 सितंबर 24 से लेके सितंबर 25 तक यूरिन के फ्लो में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं आया, ठीक है ना? नहीं है। लेकिन 1 साल की मेहनत का नतीजा अब हमें आके सितंबर अक्टूबर में मिलना शुरू हुआ बेटा। जी जी और कभी जो हमने स्टार्टिंग अक्टूबर में मिला। अक्टूबर में मिला बेटा, सितंबर में भी 8.64 तक था, तो मान के चलेंगे कि इसका सुधार जो है वो सितंबर में शुरू हो गया था, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर। और कभी वो समय हुआ करता था बेटा, यूरिन करने में 4-4 5-5 मिनट भी लग जाया करता था। जी वे पहले तो डाइलेशन करना पड़ता था ना, पहले डायलेशन करना पड़ता था। हाँ डाइलेशन कराना पड़ता था, फिर उसके बाद फिर ये डाइलेशन से हम लोग कैथेटर पे आ गए, कैथेटर लगाना जब उसमें भी थोड़ा सा कभी कभी मतलब 2 ही 4 दिन 5 दिन तो करना पड़ रहा था। ठीक बेटा। अच्छा ये बताओ बाबू, रिसेंटली कितने दिन पहले सीआईसी आपने किया? इस बार में हम्म, अभी इस बार हमने किया था 29 अक्टूबर को, ठीक नहीं है, 29 सितंबर को, 29/9 को। 29/9 को, ठीक है ना बेटा? और 29/9 के बाद 19/10, यानी कि सीधी सी बात है कि करीब 20 दिन बाद आपने चार्ट मेंटेन किया, और उसके बावजूद भी यूरिन फ्लो 9 पॉइंट समथिंग पे आया, ठीक है ना? जी और पहले बेटा जब हम लोगों ने शुरू किया था तब सीआईसी लगभग कितने कितने दिनों पे करनी पड़ती थी? जब हम लोग शुरू किए थे तो हम सीआईसी नहीं करते थे, डाइलेशन कराना पड़ता था। बार बार मतलब हम लोग धीरे धीरे डायलिटेशन को छोड़ के सीआईसी पे आए, और सीआईसी के ड्यूरेशन को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग महीने भर पे आ गए, ठीक है ना? और महीने भर के बाद भी अब सीआईसी के दौरान इतनी दिक्कत नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा सीआईसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, ठीक है बाबू? अभी तो नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब रहता भी है तो उसको हम अवॉइड कर पाते हैं आप। कि आगे बढ़ाते जितना हो सके वो आगे बढ़ाएं इसको। वेरी गुड बेटा। तो धीरे धीरे करके अब हम लोग 1 मंथ प्लस पे आ गए हैं, यूरिन की फ्लो मेंटेन है, यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और अभी हाल फिलहाल में कमर दर्द एक छोटा सा कारण है जो सुबेरे महसूस हो रहा है आपको, ठीक है? ये प्रॉब्लम हमको सर कमर दर्द वाला जो है था ना, ये कमर से थोड़ा सा ऊपर, कमर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और ये हम फील कर रहे हैं ना कि जैसे पहले भी हुआ करता था, तो जब हम सीआईसी या डाइलेशन कर देते थे ना तो ठीक हो जाता था। ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी हो यूरिन से रिलेटेड होगा, यूरिन से रिलेटेड कमर दर्द होगा कि जब यूरिन का फ्लो, क्योंकि हम रोके हुए हैं ना अभी डाइलेशन, मतलब जो सीआईसी करना था उसको हमने रोक दिया, क्योंकि बढ़े नहीं तो फिर बार बार करेंगे तो ठीक नहीं है, दिक्कत होगी। उसको तो उसको रोके, जितना दिन रोके हैं तो ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। अब हमको लग रहा है कि नहीं सीआईसी करना पड़ेगा, लग रहा है। अब बाद में अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी तब फिर सोचा कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ यदि ठीक रहा तो हो सकता है 2025 सीआईसी के लिए लास्ट ईयर हो, और उसके बाद हम सीआईसी को कम्प्लीटली बंद ही कर दें, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, इलेक्शन निपटाइए, बाकी दवाइयाँ मैं आपको अपडेट करता हूँ बेटा, ठीक है? सर एक चीज है सर कि हम इस बार तो थोड़ा सा लेट हुए हैं। हाँ मैं देख पा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं ज़्यादा लेट हो गया। इलेक्शन ड्यूटी में थे और टाइम नहीं मिला, कोई बात तो हमारा जो दवा खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं बेटा, कल में खत्म हो जाएगा तो 2-4 दिन गैप हो जाएगा। एक काम करना बेटा, बक्सर में आप रहते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कोई ट्रेन तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई जानने वाला पटना में है जो दवा रिसीव कर ले और आपको बक्सर दे दे? है
तो सर सब लोग हमारे जितने लोग हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में ही हैं, सारे लोग एक बार मैडम, यदि ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो मैडम से कम्युनिकेट करिएगा, तो क्या कहते हैं, हम आपको सीधे दवा वहीं भिजवा देंगे ताकि आपको 2 दिन में मिल जाए। कहाँ पे सर? पटना? हाँ, या फिर बक्सर की जो ट्रेन है बेटा, उसमें यहाँ से डायरेक्टली कोई बक्सर के लिए ट्रेन नहीं जाती है। नहीं जाती है, नहीं हाँ, ये जितनी ट्रेनें हैं, लेकिन एक ट्रेन तो है बनारस होकर निकल रही है। 1 सेकंड रुकिए जरा देखिए। हाँ, एक है ट्रेन बेटा गोरखपुर से। बनारस नहीं आती है सर, कोई भी ट्रेन बक्सर गोरखपुर से डायरेक्ट नहीं है बेटा एक ट्रेन है जो दुर्ग एक्सप्रेस है। नहीं, बनारस जाएगी। ठीक है, देखता हूँ मैं बनारस में भी कोई बंदा मिलता है जो कि आपकी दवा को सीधे बक्सर वाली ट्रेन या बस में डाल दे, तो मैं वो भी चीज़ करूँ, एक बार देख लेता हूँ, मैं अपने सोर्सेज देख लूँ। यदि ऐसा होता ठीक है, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे आज ही डिस्पैच करवाएं इसको। ठीक है? जी सर, जी सर। ठीक है ब्रजेश बाबू, तो मैं अपडेट। ठीक है सर। नमस्ते बाबू। ओवरऑल CIC को काफ़ी रिड्यूस कर लिया गया है, अब इतनी ज़्यादा फ्लो में दिक्कत नहीं हो रही है। CIC हम लोग बंद करने के कगार पे हैं। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ डॉक्टर तुरंत CIC को बंद करवा देता है। नहीं भाई, आप तुरंत आप उस ट्यूब को इंटैक्ट होने से, यदि इंटैक्ट नहीं होने देंगे तो नो डाउट वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपकी दवा किस लेवल पे कहाँ काम कर रही है ये भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केस में आपको केस मैनेजमेंट समझना होगा। केस मैनेजमेंट यदि आपने नहीं समझा तो होम्योपैथी के सहारे जो लोग मरीजों को सूली चढ़ाते हैं उसी कैटेगरी में हर आदमी भी शामिल हो जाएगा, हर डॉक्टर शामिल हो जाएगा। इससे बचना होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आप स्ट्रक्चर से सफ़र कर रहे हैं, आपका जानने वाला कोई सफ़र कर रहा है, तो उसे ज़रूर बताइएगा कि जब तक वो अपनी तरफ से डेडिकेटेड एफर्ट नहीं करेगा तब तक ये रिजल्ट नहीं मिलता है। थैंक यू। प्रतुल कुमार सिंह, मेरा नाम।